हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आईबीएस के बारे में, यानी कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम के बारे में। इसे कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आईबीएस कोलाइटिस या फिर म्यूकस कोलाइटिस। बात करेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉज होते हैं, और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से इसको आप परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो है ये एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसे हिंदी में बड़ी आंत बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फंक्शन होता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इसी वजह से इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शनल डिसऑर्डर बोलते हैं। 10 से 15% लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं, यानी कि 100 लोगों की बात करें तो उसमें से कम 15 लोगों को ऐसी बीमारी का सामना जो है वो करना पड़ता है। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या काम होता है? ये आपका जो भी खाना डाइजेस्ट होता है उसमें से जो भी पानी होता है, मिनरल्स होता है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको आपकी बॉडी से एक्सपेल करती है। हाई रिस्क की बात करते हैं कि आईबीएस की प्रॉब्लम जो है किन लोगों में ज़्यादातर देखी जा सकती है। जो लोग 50 साल की उम्र से कम होते हैं उनमें ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। मेल्स और फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स में ये केसेस जो हैं वो ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। जिनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम रह चुकी है तो फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको पास ऑन हो जाए। एक जेनेटिक डिस्पोजिशन रहता है, प्री डिस्पोजिशन रहता है इसके लिए। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है तो आपको इरिटेबल बावल सिंड्रोम की शिकायत होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कुछ कॉजेज़ की। तो सबसे पहला कॉज होता है अगर आपका जो इंटेस्टाइन का मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। आपकी जो आंत होती है या इंटेस्टाइन होते हैं, उसका जो वॉल होता है वो कुछ मसल से बनी होती है। ये जो मसल्स होती है उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, ताकि वो खाने को आगे की तरफ ढकेल सके, जिसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिससे कि आपका जो खाना है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और आपके बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। तो जब इन मसल्स में कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है, इनके फंक्शंस में प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो फिर हमें आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कई बार स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं नॉर्मल से, या फिर कई बार बहुत वीक रहते हैं। अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहते हैं नॉर्मल से तो फिर आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी जल्दी आगे की तरफ पास होता है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस की शिकायत हो सकती है, गैस की शिकायत हो सकती है, ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। कई बार ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाते हैं नॉर्मल से, बहुत धीरे धीरे खाना जो है आगे पास ऑन होता रहता है, जिसकी वजह से स्टूल्स जो है वो हार्ड हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो ये इसका एक कॉज होता है। अगला कॉज होता है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रह चुकी है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये आपको पास ऑन हो सके। अगला रीज़न होता है कोई इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ की वजह से भी आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं वो होने लग जाते हैं। अगला जो कॉज है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। कई बार जो आपका बावल मूवमेंट होता है, इंटेस्टाइन होता है उसमें, और जो ब्रेन होता है, उन दोनों के सिग्नल्स में इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है, जिसके वजह से आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कोई भी इंटेस्टाइन में अगर नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति। तो इससे आपको गैस होने की समस्या, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है वो हो सकता है। तो जब भी इनकोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन और इंटेस्टाइन के सिग्नल्स में तो आपको आईबीएस के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके बचपन में या अर्ली एज में कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट रह चुका है या ग्रीफ हो चुका है तो इसमें आगे जाके आपके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो सकते हैं आईबीएस के। तो इसमें मेंटल हेल्थ का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब कुछ ट्रिगर्स की बात करते हैं। खाने में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसको खा के आपके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो सकते हैं, जैसे कि आटा हो गया, या फिर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं उससे भी कई लोगों के सिम्टम्स जो है वो वर्स हो सकते हैं।
इसी के साथ साथ अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो ये भी एक ट्रिगर का काम करता है आपके सिम्टम्स को वर्स करने का। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो वर्स हो सकती है। इसी के साथ साथ कुछ सब्जियां जैसे कि गोभी हो गई या बीन्स हो गए, तो इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो वर्स हो सकती है। ये सारी जो है एक ट्रिगर का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की। तो सबसे पहला सिम्टम होता है बॉवल मूवमेंट में कोई चेंज आना, यानी कि कुछ लोगों को इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टूल हार्ड हो सकते हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री हो सकती है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों को लूज़ मोशंस हो सकते हैं, स्टूल काफ़ी ज़्यादा वाटरी होते हैं, उनमें गैस की शिकायत होती है, ब्लोटिंग होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन जो है वो ऑल्टरनेट चलते रहते हैं, मतलब कुछ टाइम उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी, कुछ टाइम उनको डायरिया की दिक्कत रहेगी। तो ये इसका एक सिम्टम होता है। इसके साथ साथ अगला सिम्टम है पेट के नीचे की तरफ लोअर एब्डोमेन में पेन रहना, डिस्कम्फर्ट रहना। ये जो पेन है वो खाने के तुरंत बाद ज़्यादा बढ़ जाता है और जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। इसी के साथ साथ आपका वेट लॉस जो है वो हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान जो है वो महसूस हो सकती है। गैस होना, ब्लोटिंग होना, पेट फूला फूला रहना या फिर पेट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं IBS के देखे जा सकते हैं। इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में आपकी एक पूरी हिस्ट्री ली जाएगी। आप जब भी डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाएंगे तो आपकी एक पूरी हिस्ट्री ली जाएगी। उसके बेसिस पे आपको कुछ टेस्ट है जैसे कि एंडोस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी, ये एडवाइस किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। अब बात करते हैं कि IBS में होम्योपैथी का क्या रोल है। होम्योपैथी जो है वो IBS का जो भी कॉज होता है या जड़ होता है उस पर काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी खाने की चीज़ से आपकी गट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो उस पर काम करेगा और आपकी जो IBS की प्रॉब्लम है उसे परमानेंट क्योर करेगा। तो इसी में सबसे पहले मेडिसिन आती है सल्फर 200। जब भी आप इसका IBS का ट्रीटमेंट लेते हैं तो अपना ट्रीटमेंट हमेशा सल्फर 200 के एक डोज से स्टार्ट करें। इसके बाद जो भी सिम्टम्स हैं आप उसके बेसिस पे मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेडिसिन आती है वो है एलोस 30। एलोस 30 ऐसे केसेस में काफ़ी अच्छा काम करती है। जिन लोगों को जो भी थोड़ा बहुत खाते हैं पीते हैं तुरंत उनको टॉयलेट रश करना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट को वाटरी डायरिया होता है। इसके साथ साथ डायरिया जब भी होता है या स्टूल जब भी पास करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा म्यूकस का पैसेज होता है। इसी के साथ साथ फ्लैचुलेंस या गैस की भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती है। ये जो मेडिसिन है वो इंटेस्टाइन के मूवमेंट को रेगुलराइज करता है, नॉर्मल करने की कोशिश करता है। ऐसे जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है स्टूल पास करने के पहले और स्टूल पास करने के दौरान। लूज मोशन के कारण, वाटरी डायरिया के कारण जो भी एनल एरिया होता है, एनस के आसपास वाला एरिया होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस, सोरनेस रहती है, जिसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पेन रह सकता है, वहाँ पे इचिंग रह सकता है। और ये जो हॉट और सोरनेस रहती है ये पेशेंट को ठंडे पानी से इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ऐसे केसेस में आप एलोस 30 की 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अर्जेंटम नाइट्रिकम उन केसेस में दी जाती है जहाँ पे पेशेंट को IBS की प्रॉब्लम जो है वो किसी क्रोनिक एंग्जाइटी के कारण हो रही है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है उसके कारण उनको IBS की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे पेशेंट जो हैं वो फ्यूचर की काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, इस वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। ऐसे पेशेंट जब भी पब्लिक अपीयरेंस करते हैं या फिर कभी भी क्राउडी प्लेसेस में जाते हैं तो एंग्जाइटी के कारण उन्हें लूज मोशंस की शिकायत हो जाती है। पेशेंट काफ़ी इम्पेशेंट होता है बाय नेचर और सारे काम जो है काफ़ी जल्दी में करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है कोलोसिंथेस 30। ऐसे मेडिसिन जो है उन पेशेंट में अच्छा काम करती है जहाँ पे IBS के सिम्टम्स के साथ साथ पेट में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स या मरोड़े पड़ते हैं पेशेंट को। तो ऐसे केसेस में हम ये मेडिसिन देते हैं। पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट मुड़ जाता है, पूरा बेंड डबल हो जाता है और ऐसे करने से उसको अपने पेट में जो दर्द होता है उसमें रिलीफ मिलता है। थोड़ा सा भी कुछ खाने से या खुद थोड़ा सा भी पीने से पेट में काफ़ी ज़्यादा मरोड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है तो फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, वर्स हो जाते हैं। स्टूल्स जो हैं वो वाटरी हो सकते हैं, येलोइश होता है और काफ़ी ज़्यादा फ्लैचुलेंस की दिक्कत भी रहती है। तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं।
अगली मेडिसिन है ब्राइनिया 30। ब्राइनिया उन केसेस में दी जाती है जहाँ पे आईबीएस की प्रॉब्लम जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ एसोसिएटेड हो। पेशेंट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से जो स्टूल्स हैं वो हार्ड होते हैं, बर्नट लाइक अपीयरेंस होती हैं, डार्क कलर के होते हैं। इसी के साथ साथ मुंह भी ऐसे पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहता है और उनको प्यास जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से उन्हें हेडेक की शिकायत भी रह सकती है। तो ऐसे केसेस में ब्राइनिया 30 की 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन जो है वो है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज उन पेशेंट में दी जाती है जहाँ पे आईबीएस की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग के साथ एसोसिएटेड हो। पेशेंट के पेट में हमेशा एक हैवीनेस रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनी रहती है, ब्लोटिंग सेंसेशन रहती है, पेट हमेशा फूला फूला लगता है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो गैस पास करने से या फिर डकार लेने से रिलीफ मिलता है ऐसे पेशेंट को। इसी के साथ साथ पेशेंट के छाती में काफ़ी ज़्यादा जलन रहती है, एसिडिटी की दिक्कत जो है वो रह सकती है। ऐसे पेशेंट जो हैं वो थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं तो उनके जो ब्लोटिंग की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाती है। कोई भी सिंपल सी चीज़ खाने से भी उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है सीपिया 30। सीपिया उन केसेस में दी जाती है जहाँ पे आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं वो दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें को लेने से, खाने से, पीने से जो है बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो इनके साथ साथ और भी कई सारी मेडिसिन हैं जो कि पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। अगर आपको इसके साथ साथ कोई और प्रॉब्लम है या फिर आपके सिम्टम्स कुछ और हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ के पास जाके अपनी पूरी केस हिस्ट्री देकर अपने लिए एक इंडिविजुअल मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, आईबीएस की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ये मेडिसिन कुछ टाइम तक लेने से आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।